गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैव उर्वरकों के बारे में। इसके अलावा कुछ खादें हैं जैसे हरी खाद व खली की खाद का भी हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक से। इस प्रकार के जैव उर्वरक में जीवाणु, फफूंद व एक्टिनोमाइसीट्स की कोशिकाएं जीवित अवस्था में होती हैं, जो मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने का कार्य करती हैं। ये पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन और विटामिन भी प्रदान करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि व विकास सही प्रकार से होता है। इसके बाद बात करते हैं फास्फोरस की प्रयोग विधि। फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया पीएसबी या फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग सूक्ष्म जीवाणु पीएसएम कल्चर का उपयोग भी एजोटा बैक्टर की तरह बीज उपचार, भूमि उपचार व पौध उपचार के रूप में किया जाता है। यानी कि हम फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक का उपयोग मृदा के अंदर उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से एजोटा बैक्टर यानी कि बीज उपचार, भूमि उपचार या पौध उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है माइकोराजा। माइकोराजा एक प्रकार का कवक होता है जो बहुकोशिकीय लंबे तंतुओं से बना होता है। इसके तंतु पौधों में फसलों के जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। तंतु का एक भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है लगातार मिट्टी से फास्फोरस को अवशोषित करके पौधों को प्रदान करता है और पौधे इस फास्फोरस को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद अपना विकास करते हैं। इसके बाद है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराजा। इस माइकोराजा में कवक पौधों की जड़ों में संक्रमण करके पौधों की जड़ों के कोशिकाओं के अंदर पहुंचते हैं। इस प्रकार के माइकोराजा में जितने भी कवक होते हैं वो सबसे पहले पौधों की जड़ों के अंदर संक्रमण पैदा करते हैं। संक्रमण पैदा करने के बाद वो पौधों की जड़ों की कोशिकाओं के अंदर इंटर हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं तथा वहाँ पहुंचकर एक प्रकार की रचना जिसे बेसिलस और आर्बसलस का निर्माण करते हैं। बेसिलस एक गुब्बारे के आकार की रचना होती है जो आर्बरस के द्वारा जुड़ी रहती है तथा इनके कवक सूत्र मृदा में स्पोरोकार्पस में स्पोरस भरे रहते हैं, जिनके फटने से स्पोरस मृदा में फैल जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये दूसरे पौधों में संक्रमण करते हैं। इस प्रकार से वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराजा जो है अपना जीवन चक्र भी पूर्ण करता है और पौधों के अंदर फास्फोरस भी बनाता है, देता है पौधों को, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास भी सही प्रकार से होता है। यानी कि इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराजा को अपना जीवन चक्र पूरा करना और मृदा के अंदर अपनी जनरेशन को बढ़ाना, अपनी संख्या को बढ़ाना। इसमें छोटा नोट दिया हुआ है और नोट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिक के बारे में। न्यूट्रिक एक जैव उर्वरक है जो भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में वाम फंजाई द्वारा बनाया गया था, जिसको हम न्यूट्रिक कहते हैं, और न्यूट्रिक एक जैव उर्वरक होता है। इसके बाद बात करते हैं माइकोराजा के लाभ। माइकोराजा के बहुत सारे लाभ होते हैं। यहाँ एक पहला लाभ दिया गया है कि ये जड़ तंत्र के बाहरी भाग का विस्तार करता है, जिससे कवक सूत्र अधिक गहराई में जाकर पोषक तत्व का अवशोषण कर पाते हैं। दूसरा लाभ है ये वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि का भी स्राव करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। इसके बाद है जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत होते हैं।
जैव उर्वरक हार्मोन विटामिन का स्राव करते हैं जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इनके उपयोग से फसलों की उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। इनके उपयोग से मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार होता है। इसके बाद जैव उर्वरकों के प्रयोग करने में सावधानियाँ। जीवाणु कल्चर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ही खरीदें। कल्चर का भंडारण ठंडे स्थान पर करें। पैकेट पर लिखे दिशा निर्देशों का भली प्रकार से पालन करना चाहिए। कल्चर को रासायनिक खाद या कृषि रसायनों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। बुआई के उपरांत बचे हुए बीजों को खाने के उपयोग में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इन सभी सावधानियों को हमें अपनाना चाहिए। इसके बाद है हरी खाद। सबसे पहले बात करेंगे हरी खाद की परिभाषा की, और परिभाषा होती है कि अविच्छेदित हरे पादप अवशेषों या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने के लिए मृदा में जोतना अथवा दबाना हरी खाद देना कहलाता है। या हम इसकी एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं कि मृदा के अंदर हरी फसल को कच्ची अवस्था में ही मृदा के अंदर हल चलाकर दबा देना ही हरी खाद कहलाता है। हरी खाद होती वही है कि जब फसल को मृदा के अंदर उगाया जाता है और जब वो फसल कच्ची अवस्था में हो, फूल आने से पहले या फूल आने के बाद यानी कच्ची अवस्था में हो, तो कच्ची अवस्था में ही उस फसल को हल चलाकर मिट्टी में दबा देना हरी खाद देना कहलाता है। इसके बाद हरी खाद देने की विधियाँ। हरी खाद देने की मुख्य 2 विधियाँ होती हैं। पहली C2 विधि। इस विधि के अंतर्गत हरी खाद की फसल को खेत में फूल आने से पहले अथवा फूल आने के बाद तक उगाया जाता है तथा खड़ी फसल को उसी खेत में हल चलाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, जैसे C2 विधि कहते हैं। जैसे ढैंचा, ग्वार, सनई आदि इन फसलों का उपयोग हम C2 विधि के लिए कर सकते हैं। दूसरी हरी पत्तियों से हरी खाद देना। इस विधि के अंतर्गत हरी खाद की फसलों को एक खेत में उगाकर दूसरी जगह मिट्टी में दबाया जाता है। ये विधि ऐसे क्षेत्रों में काम में ली जाती है जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। इसके बाद हरी खाद की मुख्य फसलें। हरी खाद की मुख्य 2 फसलें होती हैं, दलहनी फसलें और अदलहनी फसलें। दलहनी फसलें जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, ग्वार, बरसीम, सेंजी, सोयाबीन आदि। और अदलहनी फसलें जैसे राई, जौ, सरसों, मक्का, सूरजमुखी, ज्वार आदि। इन सभी फसलों का उपयोग हम हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद हरी खाद की फसलों के आवश्यक गुण। फसल बढ़ने वाली, अधिक पत्ती वाली व शाखादार होनी चाहिए। फसल फलीदार होनी चाहिए क्योंकि इन पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं। इसका बीज सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो सके। हरी खाद कम उपजाऊ मृदा पर भी सफलतापूर्वक उगाई जा सके तथा इसके जल की आवश्यकता भी इसके लिए कम होनी चाहिए। यानी कि हरी खाद को हम कम उपजाऊ वाली मृदा में आसानी से उगा सकें और इसके लिए पानी की जो है कम आवश्यकता होनी चाहिए। फसल को कीट न लगे और उसमें रोगों के संक्रमण न हो सके। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सभी गुण हरी खाद के अंदर होने चाहिए। इसके बाद एक खली की खाद। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि तिलहनों से तेल निकलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ शेष रहता है उसे खली कहते हैं। जब इस खली को खेत में खाद के रूप में काम में लिया जाता है तो उसे खली की खाद कहते हैं। खलियों में पोषक तत्व। खलियों में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है। खलियों के प्रकार। खलियाँ 2 प्रकार की होती हैं, खाद्य खलियाँ और अखाद्य खलियाँ। तो पहले खाद्य खलियाँ ऐसी खलियाँ जो पशुओं को खिलाने के काम में ली जाती हैं, वो खाद्य खलियाँ कहलाती हैं, जैसे मूंगफली, बिनोला, सरसों आदि। अखाद्य खलियाँ यानी कि ऐसी खलियाँ जिन्हें पशु नहीं खाते तथा इनको खेतों में खाद के रूप में काम में लिया जाता है, अखाद्य खलियाँ कहलाती हैं, जैसे अरंडी, महुआ, नीम आदि ये अखाद्य खलियाँ हैं। इसके बाद बात करते हैं खलियों की प्रयोग विधि।
खलियों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला, बुआई से पूर्व खलियों का प्रयोग। इसमें क्या होता है कि महुआ के अधिकतर सभी खलियों का हम चूर्ण बनाकर जो है उसे 10 से 20 दिन पहले करना चाहिए, यानी कि फसल बुआई के 10 दिन या 12 दिन पहले हम इसका उपयोग कर सकते हैं। महुआ की खल का प्रयोग बुआई के लगभग 2 माह पूर्व भी हम इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। खलियों को खेत में बिखेर कर जुताई कर उसको मिट्टी में दबा देना चाहिए या मिट्टी में उसको मिला देना चाहिए। दूसरा है बुआई के पश्चात प्रयोग विधि। इसमें क्या होता है कि अंकुरण के पश्चात पौधों के पास बारीक पिसी हुई खली के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। कंदमूल वाली फसलों में मिट्टी चढ़ाते समय खलियों का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। तो इस प्रकार से आज के हमारे टॉपिक्स समाप्त होते हैं और इसी टॉपिक के साथ हमारा जो लेसन है वो भी समाप्त होता है। और कल के वीडियो में हम इसी लेसन से आपको कुछ क्वेश्चन भेजेंगे जो आपको उनके आंसर लिखने हैं और कुछ नया पढ़ाएंगे उसके साथ। तब तक धन्यवाद।